हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग देखिए सीटेट का हिंदी का प्रश्न पत्र 1 से 5 तक का सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो इस अकॉर्डिंग आपकी जो ये सीरीज है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आप लोगों को देखना है कि फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सेकंड नंबर पर है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पर है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और फोर्थ नंबर पर है, यानी कि डी ऑप्शन है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। तो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जो भाषाई कौशल होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषाई कौशल हो जाते हैं। तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, सुबोपाली। तो आप लोग इस ट्रिक से बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुबोपाली, तो सबसे पहले सुनना हो जाता है, फिर बोलना हो जाता है और पढ़ना हो जाता है, फिर लिखना हो जाता है। ना कि देखिए आप किसी भी, जैसे मान लीजिए पहले आपने बोलना लिखा, फिर लिखना लिखा, फिर पढ़ना, फिर सुनना। तो ऐसा नहीं है कि भाषाई कौशल को एक क्रम से सीखा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो बी ऑप्शन आपका है वो राइट हो जाता है। क्योंकि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखा जाता है, ना कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जहाँ पे नेगेटिव है वो तो आपका देखें और उसको कट ही कर दें, क्योंकि नेगेटिव वाले इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। देखिए, जबकि भाषाई कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, तो इसलिए इस अकॉर्डिंग ये आपकी 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाते हैं। और आपका भाषाई कौशल एक क्रम से सीखा जाता है यानी सीखे जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, क्योंकि इसमें जो सही होगा वही गलत होगा और जो गलत होगा वही सही होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए ए ऑप्शन आपका हो जाता है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पूछना, उसके बाद अपनी बात कहने का पूरा मौका देना और उसके बाद किसी विषय पर चर्चा करना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण खोजेंगे। तो बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, क्योंकि देखिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चा गया है और अगर हम उसकी बात ही को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और उसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसकी मातृभाषा को सम्मान देना है और उसकी बात को ध्यान से सुनना है, इसलिए आपका ये सही हो जाता है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर पूछना। अभी बच्चा छोटा, अभी प्राथमिक विद्यालय में गया और आप अभी से प्रश्नों के उत्तर उससे पूछने लगेंगे, उसे तो अभी मातृभाषा के सिवा उसको कुछ नहीं आता है। उसके बाद अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। अगर शिक्षक अपनी बात, यानी शिक्षक जो है वो बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा मौका देता है, तो समझ लीजिए ये प्रक्रिया सबसे बेस्ट होती है। और उसके बाद किसी विषय पर चर्चा करना, क्योंकि देखिए चर्चा करना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि चर्चा करने से क्या होता है कि सामाजिकरण होता है। एक दूसरे से जब हम बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन भी सही हो जाता है। यहाँ पे क्या था, सबसे कम, तो जो सही ऑप्शन है वो गलत होंगे और जो गलत है वही सही होंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए, सी और डी आपका गलत हो जाता है। प्रश्नों के उत्तर पूछना यही आपका सही हो जाता है। यानी भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए
बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, या भाषा विकास व्यक्तित्व सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की असमृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, या भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपका जो डी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। देखिए भाषा यानी भाषा विकास व्यक्तित्व सापेक्ष होता है। क्या होता है, तो सापेक्ष होता है, इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो इसमें देखते हैं द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि या अनुवाद विधि। तो इसमें है, देखिए भाषा सीखने की जो प्रत्यक्ष विधि है वो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, यानी कि इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अर्जन क्या होता है कि जिस भाषा को, यानी जिस भाषा को बच्चा स्वयं अर्जित कर लेता है, यानी अपने परिवेश से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोसियों से जो भाषा अर्जित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो वो अर्जन हो जाता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। आपका जो बी ऑप्शन है वो है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन सी है भाषा अर्जन की किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, या भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो इसमें हम लोग इसको देखिए हमने समझा कि अर्जन होता क्या है, कि बच्चा अपने परिवेश से जो अर्जित कर लेता है इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है, कोई पुस्तक नहीं पढ़नी होती है, कोई यानी कि कोई टीचर की यानी मौलवी की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अपने आप से अर्जित कर लेता है। तो इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाता है वो समाज सांस्कृतिक परिवेश, परिवेश मतलब माहौल होता है, माहौल के अनुसार, और जहाँ पे परिवेश आ जाता है वहाँ पे आपका वही आंसर राइट हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चा परिवेश में अच्छे माहौल में सीख रहा है तो सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, ना कि भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि प्रयास तो इसमें करना ही नहीं पड़ता है, बच्चे अपने माहौल में ही सीख जाता है। भाषा अर्जन से किसी भाषा का व्याघात होता है तो नहीं, और भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो इसमें जैसे ही बच्चा सबके संपर्क में आता है और वो चीज़ों को सीखने लगता है। उसके बाद जो अगला सवाल है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य ... नहीं है। तो नहीं है मतलब सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद देखिए बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। उसके बाद सवाल है आपका, यानी क्वेश्चन है यानी ऑप्शन है आपका, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना या भाषा का विस्तार करना। तो इसमें पूछ रहे हैं नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सृजनात्मकता का विकास करना तो इसमें होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, क्योंकि अवसर प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ पे अवसर, बच्चों को अवसर प्रदान किया जा रहा है वह तो सही हो जाता है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, जहाँ पे देखिए रटन पद्धति तो अब रही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी बच्चों पे रटने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चों को समझाने पे ध्यान दिया जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है कि अच्छे अच्छे चित्र, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे माहौल में बच्चों को सिखाया जाता है, ना कि बच्चों को रटने पे जोर दिया जाता है। तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। और भाषा का विस्तार करना आपका ये सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, तो जो गलत है वही सही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, तो आपका यही आंसर राइट हो जाता है।
ठीक है ना। ये नेगेटिव होते हैं जहाँ पे रटना हो जाए, मारना हो जाए, पीटना हो जाए, बच्चों को इस तरीके के दंड देना हो जाए, अगर इस तरीके के आते हैं अगर, तो वो आप लोग बस देख के ही उसको कट कर दीजिए। अगर आप लोगों का इस तरीके का सवाल आता है यानी कि नेगेटिव अगर है, तो मान लीजिए कि वही आंसर सही होगा कि इस चीज़ को नहीं करना है, तो मतलब मारना नहीं है, पीटना नहीं है, बच्चों को डांटना नहीं, यहाँ तक आँख तक भी बच्चों को नहीं दिखानी है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। देखिए ये भी नहीं है तो इसलिए इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तो आनंद की प्राप्ति देखिए ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चों को आनंद आ रहा है। उसके बाद बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और यहाँ पे सवाल क्या है पहले अच्छा 4 ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल देखते हैं। बच्चों की रचनात्मकता का विकास, और डी ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। तो देखिए अगर बच्चों को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए बच्चों की रचनात्मकता का विकास, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यानी प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण और कला को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं होता है। क्योंकि देखिए लेखन में परिपक्वता एक दीर्घकालिक प्रक्रिया, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, पहली और दूसरी कक्षा में है, तो उसे हम कैसे सिखाएंगे, उसमें आनंद की प्राप्ति लाकर, यानी बच्चे को अच्छा माहौल, अच्छा परिवेश देकर, अच्छे अच्छे चित्र लगाकर, कहानियों से, कविताओं से बच्चों को हम सिखाएंगे जिससे उनको आनंद की प्राप्ति हो सके और बच्चों की रचनात्मकता का विकास हो चित्रों के माध्यम से। ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन यानी कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये अभी बच्चा कक्षा दूसरी और तीसरी की बात, यानी पहली और दूसरी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें या केवल पाठ से ही संबंधित हो। अब देखिए यहाँ पे केवल आ गया, तो केवल का मतलब ये है कि यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ हो, केवल हो, इस तरह का क्या होता है, ये नेगेटिव में होता है, तो इसको तो आप देख के ही काट दें। ठीक है ना। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, भाई ऐसा भी है क्या, पाठ पे भी आधारित होना चाहिए और सरल भाषा वाला हो, तो सरल भाषा में भी होना चाहिए। अब देखिए इसको पहले समझते हैं। पठन पाठन के अंत में यानी आखिर में अभ्यास और गतिविधियां कुछ इस प्रकार होनी चाहिए जो बच्चा स्वयं, जैसे कि स्वयं बच्चे को कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, जिससे बच्चे में भाषा एवं और व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। और यहाँ पे क्या है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर दें। क्योंकि देखिए भाषा सरल है वो भी सही है, लेकिन भाषा सिर्फ सरल है तो क्या आप, जैसे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, बच्चा अभी विद्यालय गया और मातृभाषा सिर्फ उसने जानी है। अब घर में ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे मातृभाषा सीखते हैं तो उसको लिखना भी सीख रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनको लिखने का ज्ञान ही कहाँ पे है अभी। अगर भाषा अगर जैसे कि सरल भाषा है तो क्या वो उसको पढ़ पाएंगे या उसको लिख पाएंगे। देखिए सरल वो होती है जो, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन याद कर लिया, वो हमारे लिए सरल है, या कोई क्वेश्चन हमको आ रहा है वो हमारे लिए सरल है, वो कितना भी टफ हो, और वो क्वेश्चन हमारे लिए कठिन है, वो कितना भी सरल हो, अगर हमको वो चीज़ नहीं आती है। तो यहीं पे वो चीज़ बताई जा रही है कि सरलता कितनी भी हो, लेकिन जब बच्चों को आ ही नहीं रहा है तो उसको सरल होने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अभी तो उससे सिर्फ मातृभाषा आती है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो ये सब आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को स्वयं कुछ करके सीखने का अवसर प्रदान करें, जहाँ पर बच्चे एक्टिव हैं। क्या है, बच्चे एक्टिव हैं और बच्चे खुद स्वयं कुछ करके सीख रहे हैं, तो वही आंसर आपका राइट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्वयं करके ही सीखना चाहिए। और जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो एक पहाड़ होता है। मतलब कहने का है
कि वो सिर्फ अगर जो कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों में, जैसे कि बच्चे किसी चीज़ में अटक गए, वो चीज़ नहीं आ रही, तो टीचर को क्या चाहिए, टीचर सिर्फ समझाए, ना कि उसका आंसर दे, क्योंकि उसको बीच में रहना है, ना तो एकदम सटीक आंसर देना है और ना तो ये कह के कि हमें नहीं आता या हमें नहीं मालूम या अपने आप से करो। इस तरीके से आप बच्चों से नहीं कह सकते। आप बीच का रास्ता अपनाएंगे कि बच्चों को, जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई सवाल है वो नहीं कर पा रहा है, मैथ का सवाल, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, जैसे उसने 2 स्टेप कर लिए और उसमें करने 4 स्टेप हैं और वो तीसरा स्टेप भूल गया, तो आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप उसको समझाएंगे कि पहला स्टेप आपने ऐसे किया, दूसरा आपने स्टेप ऐसा किया, अब तीसरा स्टेप आप अगर इस तरीके से कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने उसको तीसरा स्टेप करना बताया है, ना कि उसको आंसर बताया। और बच्चों को आंसर भी नहीं बताना, सरलता से उसको बस ऐसे ही कि आपका ये आंसर है, इसको लिख लो, ऐसा भी नहीं करना है। तो इस अकॉर्डिंग जो है बच्चों को स्वयं करने और सीखने का अवसर प्रदान करेगी। आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, तो देख लेते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण में खेल भाषा को विस्तार देता है। क्या देता है, तो विस्तार देता है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे आपके। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वप्रिय मानते हैं? तो सतत मिस क्या होता है, सतत मिस होता है टेस्ट। सतत मिस क्या होता है, टेस्ट होता है, और आप लोग डीएलएड में भी ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। और व्यापक मिस क्या होता है, बड़ा होता है, फैला हुआ होता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वप्रिय मतलब सबसे ऊपर मानते हैं? तो इसमें देखते हैं फर्स्ट नंबर पर है, यानी कि ए ऑप्शन में आपका हो जाता है लिखित प्रश्न पत्र। उसके बाद क्या हो जाता है, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। उसके बाद हो जाता है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। और उसके बाद हो जाता है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो क्या आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो लिखित प्रश्न पत्र, मतलब यह है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वप्रिय मानेंगे? लिखित प्रश्न पत्र आप ले लेंगे तो इसे सर्वप्रिय क्या मान देंगे, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हैं और बच्चों से प्राथमिक शिक्षक हैं आप, और पाठ से देखकर सुलेख लिखवाना, आपने उसको पाठ दे दिया और वो सुलेख लिख रहा है, तो क्या ये सही है? उसके बाद बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, तो आपका देखिए ये आपका राइट हो जाता है। और कठिन शब्दों का श्रुत लेख, आपने उसको कठिन शब्द दे दिया और आपने कह दिया कि इसका श्रुत लेख करें, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वप्रिय माना जाता है। किसको सर्वप्रिय माना जाता है? तो भाषा प्रयोग की क्षमता को। इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पठन यानी प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, उसके बाद पाठ्य पुस्तकें, उसके बाद औपचारिक पत्र, उसके बाद आतंकवाद पर आधारित निबंध। अभी बच्चा प्राथमिक स्तर पर है, बच्चा छोटा है, वो मातृभाषा लेकर गया है विद्यालय और उसे अभी इन सब चीज़ों का क्या ज्ञान है कि पाठ्य पुस्तकें, औपचारिक पत्र क्या मतलब
कि जिसका क्या होता है औपचारिक मतलब, हम आप लोग डिस्कस कर लेते हैं औपचारिक के मतलब क्या होता है। यानी देखिए, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक अनौपचारिक भाषा होती है। तो बच्चा अभी तो अनौपचारिक सीखा हुआ है, अनौपचारिक भाषा सीखा हुआ, क्योंकि अनौपचारिक का मतलब ये होता है कहीं भी कभी भी किसी से भी सीखना। यानी कि वो अभी परिवार से, अपनी माता से सीख के गया है और अपने जो पास पड़ोस के लोग हैं उनसे वो भाषा सीख के गया है, ना कि उसने वो भाषा सीखी है जिसकी उसने पुस्तकें खरीदी है, जो सीखने के लिए वो विद्यालय गया है। ऐसा भी उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकें, औपचारिक पत्र और आतंकवाद, यानी आतंकवाद होता क्या है अभी बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं पता है। तो आतंकवाद पर आधारित निबंध, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है और ये भी आपका गलत हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो आपका बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अब देखिए, बच्चों को कहानी के माध्यम से, वो भी बाल यानी इस बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी है, तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा और बच्चे उसे आसानी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े ही मन लगा के कहानियां बच्चे सुनते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आंकलन करते समय बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे ने भी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है और सरल होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, तो ये आपका गलत हो जाता है। और देखिए, बच्चे की भाषाई पूंजी है। भाई, बच्चा जब से उसने आँख खोली है, उसने जन्म लिया है और क्या है कि अपनी प्राथमिक, जो क्या कह रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा की बात की जा रही है। तो बच्चा जब जन्म लेता है और उसके बाद से अपने माँ के संपर्क में रहता है, तो बच्चा तुरंत से ये भाषा सीखने लगता है। तो वो तो भाई उसकी भाषाई पूंजी हुई है। और मानक स्वरूप लेती है, तो मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक मतलब होता है म्यारी ज़बान। म्यारी ज़बान मतलब होता है कि उसको सीखने के लिए उसको टीचर की ज़रूरत होती है, पुस्तकों की ज़रूरत होती है और एक टाइम पे जाता है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी की क्लास कर रहे हैं, उसके बाद आपको कोई इंग्लिश की क्लास या उर्दू की क्लास लेनी है। आपको हिंदी आती है लेकिन उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको इंग्लिश और उर्दू टीचर के पास जाना पड़ेगा, एक टाइम से जाना पड़ेगा, उसके लिए पुस्तकें लेनी पड़ेंगी। तो ये आपकी मानक भाषा हो जाती, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो अभी बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है। और सरल होती है, तो सरल का ये है कि सरल तो होती है क्योंकि बच्चे के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सटीक माना जाए उत्तर, तो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी होती है, जिनके कारण घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना आवश्यक होता है। कि कक्षा में स्थान देना आवश्यक होता है क्योंकि बच्चा वही भाषा लेकर आता है। अगर उसी भाषा में टीचर यानी अध्यापक बच्चों को सिखाता है तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसको ऐसा लगता है घर जैसा माहौल मिल गया और उसमें वो सीखने में समर्थ रहता है, ना कि उसे बड़े बड़े फॉर्मूले दे दिए जाए और जो उसको आ रही है जो भाषा उसके अकॉर्डिंग ना सिखाया जाए, उसको इंग्लिश में सिखाया जाए या उसको ऐसे कि मतलब कठिन कठिन वर्ड बताया जाए, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, वो बोर हो जाएगा और वो दूसरे दिन से स्कूल ही नहीं जाएगा। क्योंकि वो तो यही सोचेगा ना कि हमको तो भाई भाषा सीखना बड़ा कठिन है और हम तो वहाँ सीख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि बच्चे को पहली बात तो मातृभाषा का स्थान देना चाहिए और वो स्थान है, और बच्चे की भाषाई पूंजी भी है। चलिए, काफ़ी लेंथी हो गया और चलिए देखते हैं अगला सवाल। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो गृह कार्य का उद्देश्य क्यों होता है? अभिभावकों को प्रसन्न करना। मतलब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम अभिभावक को प्रसन्न करें, बच्चे को कुछ आए या ना आए। तो ये आपका, तो आप देख के इसको काट दे। बच्चे को कार्य में व्यस्त रखना, मतलब हमने उसको व्यस्त रख दिया, वो सीख पाए या ना सीख पाए।
तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। मतलब व्यस्त हम रख दिए और जो वहाँ के टीचर हैं वो अपने स्वेटर बुने या अपने जो है डांस करें या कुछ करें, ऐसा तो नहीं है ना। तो बच्चों को व्यस्त क्यों? बच्चों को तो जब जब हम सिखाएंगे और बच्चे एक्टिविटी करके सीखेंगे। कापियाँ भरवाना, कापियाँ भरवा दी और बच्चे सीख गए, मतलब ये हो गया लिखा पढ़ी में कि बच्चे ने सीख लिया और बच्चे को आया कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं, सीखने को विस्तार देना, तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है। देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृहकार का उद्देश्य बच्चों में सीखने की क्षमता का विस्तार करना होता है, जिससे बच्चों में विभिन्न क्रियाकलापों के प्रति भाषाई क्षमता का निर्माण हो सके। इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। देखिए, पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है, या होता है या आंशिक रूप से होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात यानी आघात होता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है भाषा सीखने में त्रुटियों मतलब जो कमियां होती हैं, त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत होगा वही सही होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। उसके बाद भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। उसके बाद है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। और उसके बाद देखिए अगला है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो देखिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, सत्य नहीं है, क्योंकि भाषा सीखने के क्रम में त्रुटियां अस्थायी होती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए हम इस जो आपका देखिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 16 से 21 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती है वहां जहां कोई नहीं पहुंचा, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे, बिखरते हैं कभी कभार वे मगर हर बार नए सिरे में टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो इसके देखिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? बोल कर करती हैं, संदेशों से या संकेतों से या छूकर। तो देख लेते हैं इसमें हम आपको जो ये आपका जो ये पोएम है इसी के द्वारा आप लोगों को आंसर मिलेंगे। तो चींटियां आपस में संकेतों के माध्यम से बातचीत करती हैं। किसके माध्यम से? तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं और जीवन को परखती हैं और जहां कोई नहीं पहुंचता, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान, यानी बातचीत कैसे करती हैं? तो संकेतों से करती हैं। तो जब संकेतों से करती है तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है देखिए ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? सबसे घृणा करने वाला या पाने की इच्छा करने वाला या कुछ भी ना चाहने वाला या दूसरों से जलने वाला। तो ईर्ष्यालु कहा जाता है दूसरों से जलने वाला, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, चींटियों के स्वभाव में नहीं है संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना या ईर्ष्या करना। तो देख लेते हैं चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है। तो इसको देखते हैं कि चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? तो चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, तो इसलिए देखिए ईर्ष्या करना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं इसका, देखिए नए सिरे से टटोलती हैं, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट हो जाती हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखिए, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं को चुनौती से, या पूर्वजों की गंध से। तो अभी हम लोगों ने देखा लास्ट सेकंड लाइन में है पूर्वजों की गंध से, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, या याद रखती हैं, या पहचानती नहीं हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है याद रखती हैं, यानी मित्र और शत्रु के चेहरे को चींटियां स्मृति याद से संजो कर रखती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहाँ, और संकेत में करती हैं वे शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती हैं यानी याद रखती हैं, संजोकर दोस्तों और दुश्मन के चेहरे यानी याद रखती हैं। तो इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काव्यांश में मगर का अर्थ है, मगर का अर्थ होता है परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल या केवल। तो इसमें देखिए आपका परंतु हो जाता है, काव्यांश में मगर का अर्थ परंतु हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि पहले हम देखिए इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न 22 से 30 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। इस नज़ारे का कोई छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में यानी दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उसके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवन को यानी जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अब इस अकॉर्डिंग देखिए जो गद्यांश है इसको पढ़कर आंसर हम लोग करेंगे। तो क्षितिज किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल है क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है या जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, यहाँ जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्षितिज कहते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसे बहुत से सिरे हैं। तो देख लेते हैं, किसी का और छोर ना हो से तात्पर्य सीमाहीन, अनंत जिसका कोई सीमा ना होता है, तो उसके लिए देखिए जो आंसर आपका आ जाता है उसकी सीमा नहीं है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिट और इंसान शब्द हैं, तो भाषा के प्रयोग के दौरान व्यक्ति द्वारा तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिट और इंसान आगत शब्दों के उदाहरण हैं। फिट किसका है? तो फिट अंग्रेजी एवं इंसान किसका है? तो इंसान अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें देख लेते हैं, फिट और इंसान शब्द हैं तो किसके हैं? तो आपका ए हो जाता है आगत के। किसके हैं? तो आगत के। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको एक बार से और समझ लें कि देखिए इसमें आपका फिट और इंसान शब्द दिए हैं, ठीक है ना, और इसमें ये पूछ रहे हैं ये आगत है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है। तो फिट अंग्रेजी एवं इंसान अरबी भाषा का शब्द है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आगत हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? तो खुली पुस्तक से दी है, या देखते हैं सभी जीवों से दी है, या क्षितिज से दी है, या पढ़ी जा रही पुस्तक से। तो इसका आंसर देखिए आपको मिलेगा, जो आपने ये गद्यांश पढ़ा है इसी में आपको मिलेगा कि बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा एक खुली किताब यानी पुस्तक से दी है। तो खुली किताब मानते थे। देखिए बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे, तो उन्होंने क्या? तो खुली पुस्तक से माना है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है खुली पुस्तक से। उसके बाद हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, यदि जो क्वेश्चन है आपका कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, यदि किसी को लूट लेते हैं, या किसी को टिकने नहीं देते हैं, या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, या किसी से दुश्मनी रखते हैं, तो हम बहुत बड़ा अन्याय उसके साथ करते हैं। देखिए गद्यांश में आपके कि देखिए हमें भी मानव जाति के इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों को के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जीने को किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं, तो यही सबसे बड़ा अन्याय हो जाता है। तो किसी को जीने का जब अधिकार नहीं दिया जाता है तो यही सबसे बड़ा क्या हो जाता है? यही अन्याय हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको मन मर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है और निडर बने रहना चाहिए। देखिए आपके गद्यांश में क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सबको जीने का हक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है, आसमान हमें दिलाता है, तो क्या दिलाता है? साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, या भयभीत ना करने का अनुशासन, और यानी भयभीत ना करने का आग्रह, या रक्षा करने का वचन। तो भय से छुटकारा यानी भय से छुटकारे का आश्वासन आप देख लें। इसमें देखिए, क्योंकि आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और हम लोगों ने देखिए इसे पहले ही पढ़ लिया था। तो भय से छुटकारे का आश्वासन, तो इसमें आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल है, यानी कि आज की सीरीज का जो लास्ट सेकंड है क्वेश्चन वो देख लेते हैं, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, प्रत्यय मतलब पीछे होता है और उपसर्ग मतलब आगे होता है।
तो प्रत्येक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो किस में नहीं किया जा सकता है? तो जीव में नहीं किया जा सकता है, या स्वभाव में नहीं किया जा सकता है, या प्रकृति में नहीं किया जा सकता है, या भय में। तो देखिए, भय में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए इस तरीके से, देखिए जैविक बन जाएगा, स्वाभाविक बन जाएगा, प्राकृतिक बन जाएगा, लेकिन भाइक तो नहीं बनेगा, इसलिए भय एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपराध शब्द है पदार्थवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए अपराध शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गई, बचपन हो गया, तथा रुकावट अन्य भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें क्या है? अपराध। तो अपराध आपका क्या हो गया? आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों का देखिए 2015 का प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का पेपर सॉल्व हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आए हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।